की सर्कल है, दिस इज द सेंटर, पॉइंट ऑन द सर्कल, रेडियस, diameter is a straight line which passes through the center, और we say this longest chord of the circle. ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ से B लिया, AB डिस्टेंस होता है आर्क, अगर मैं कर्व पे चल रही हूँ, अगर स्ट्रेट चल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और ये जो एंगल ACB जो सेंटर पे एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, और उसको लिखते हैं मेजर ऑफ आर्क AB। आर्क दो तरह की होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, ऐसे अगर आपने सिर्फ सर्कल और कॉर्ड के साथ सर्कल के हिस्से देखे AB, सो दिस इज द सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया? ये सारे 9th के हमारे रूल्स हैं। अच्छा, जो डायमीटर के साथ आर्क बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एजर्शन रीजनिंग में आ सकता है, डेफिनेशन लिखी हो तो वो समझ नहीं आती क्या लिखी हुई है। द आर्क which the diameter makes is called the semicircle. An arc is a semicircle if it is made by the diameter, if its end points are the points of the diameter. कल लिखवाई थी डेफिनेशन मैंने पूरी, ये सब लिख लिया करो साथ में। एंड इफ यू फाइंड कि नई स्पीड मेरी आपके साथ मैच कर रही तो मुझे रोक कर बोल दो कि मैम लिखना है। समझ में आ गया? अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, वो सबसे पहला वाला रूल ये होता है, आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, दिस इज द आर्क AB of this circle, angle made by arc at the center is double of the angle made by the arc by any point on the remaining part of the circle. जैसे कि हमने आर्क ली AB, समझ में आ गया? इस AB वाले पोर्शन को हमने छोड़ दिया, इसका कहने का मतलब है कि इस AB वाले पोर्शन को छोड़ दो। अब इस AB को अलग कर दिया, इसके अलावा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हमने एंगल लिया, ये अगर 2x है तो क्या होगा? x। ठीक है, एंगल मेड बाय arc at the center is double of angle made by that same arc on the remaining part of the circle. याद है ना, 9th का रूल है, डिटेल ज्यादा तो नहीं करने की जरूरत है। अब ऐसे ही ये तो हमने लिया था माइनर आर्क का एंगल, अगर मैं मेजर आर्क वाला एंगल लेती हूँ, ठीक है ना, ये सेंटर पे बनाया हमने एंगल, लेट मी से समथिंग लाइक दिस, तो आई एम टॉकिंग ऑफ, तो इसका सबसे इजी रूल था, इन दोनों एंगल्स का ना जो केव की तरह ओपन होती है, दोनों का मुंह एक तरफ होता है। समझ में आ गया? दोनों आमने सामने नहीं होंगे। अगर मैंने एंगल यहाँ लिया है तो दूसरा एंगल जो है ना उसका मुंह भी केव की तरह वैसे ही ओपन होगा। बात समझ में आ गई? इसको सबसे इजी वे समझाने का यही होता है, बिकॉज गलती हम क्या करते हैं, हम सामने वाले दो एंगल्स लेते हैं आमने सामने, तो दे आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर, ये वाला नहीं लेंगे, दे आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर, दे आर बोथ ओपनिंग, केव की तरह, क्रोकोडाइल की तरह मुंह खुल रहा है दोनों का सेम। समझ में आ गया? जैसे इसने इस तरह से अपना रखा शेप, तो जो एंगल बनेगा जो इसका हाफ होगा उसका भी शेप ऐसा ही होगा। ठीक होगी बात ये? तो अगर हमने इसको 2x लिया है तो ये x होगा। बात क्लियर हो गई? राइट? इस एंगल में और इस एंगल में कोई रिलेशन नहीं होता, ये एंगल जो यहाँ पे बना हुआ है और ये वाला एंगल, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब आप डायरेक्टली कोई नहीं कह सकते कि ये हाफ है या डबल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कितना क्लियर हो गया हमें? अब नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक सबको क्लियर है? और इसी से हमारा नेक्स्ट रूल जो आता है, लिखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम segment are equal. Next important rule that we follow is angles in the same segment are equal. Angles in the same segment of the circle are equal. हमने एक सर्कल लिया, उसमें सेगमेंट ड्रॉ की, ठीक है ना, ये सेगमेंट होती है ना, तो जब हमने सेम सेगमेंट में एंगल्स ड्रॉ किए हैं, मार्क्स आ गए तुम्हारे? ठीक है, 65 से 5 बढ़ गया।
है ना? हाँ, और तुम्हारे कहाँ गलती हुई है बताना मुझे बाद में, ठीक है? आफ्टर द क्लास। पेपर्स मिले हैं कि स्कूल में रखी है? कहाँ कहाँ गलती हुई है वो मार्क किया था, कहाँ कहाँ कटे हैं, है ना? So these we say are the angles in the same segment. So these we say are angles in the same segment. Angle ACB, angle ADB. अब मैं आपको होमवर्क दूंगी रेगुलरली, मुझे रेगुलरली होमवर्क चेक करना है आपका। जैसे हफ्ते के हफ्ते मैं आफ्टर टेस्ट वाले दिन होमवर्क चेक करती थी ना, वैसे ही चेक होगा आप होमवर्क दोबारा। समझ में आ गया? राइट, तो आज का होमवर्क लिख लो पहले तो। किसी भी एक स्कूल का पेपर बोलो जो सॉल्व नहीं किया हुआ, तो सबसे डिफिकल्ट लगता है। चलो जीपीएस का पेपर ही लेते हैं, किसी ने सॉल्व नहीं किया हुआ? किया हुआ किसी ने सॉल्व? जीपीएस का किया हुआ है सारा? तो अपने वाला पेपर किया हुआ पूरा सॉल्व? अपने वाला भी कर लिया? और क्यों? कभी तो आओगे ना इसके। ये तो नहीं है ना कि 2 दिन नहीं छुट्टी मारी तो हमने मैथ्स 10th छोड़ दी, है ना? तो जब भी हमें आना है, हमारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए, तो जीपीएस का पेपर ले लो। किसी भी एक पेपर, अगर ये कर लिया है तो किसी और पेपर का कोई और पेपर ले लो, पर मुझे ये रिटन फॉर्म में चाहिए आपका। ये नहीं कि सब किया हुआ है हमने। आई वॉन्ट एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व। डीपीएस सेक्शन ए सेक्शन ई, ये प्रॉपरली सॉल्व चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 20 क्वेश्चन सेक्शन ई पूरा का पूरा कल तक ये सॉल्व चाहिए, क्योंकि आज सर्कल्स में थ्योरेटिकल पार्ट ही होगा। जब मैं सर्कल कराऊंगी तो सर्कल का रेलिवेंट होमवर्क भी मिल जाएगा। और जो आपका इस बार टेस्ट होगा वो 2 चैप्टर्स आप मुझे बता दो कौन से लेने हैं। चैप्टर 3 और 4 कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जो भी इसके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्यों? 4 ना, तू कल से 4 बजे आ, वरना मैं तुम्हारी मम्मा को फोन कर रही हूँ। हाँ, तो फिर 3 और 5 क्यों? 3 और 4 ले लो। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और लीनियर में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, कहाँ पे लीनियर लगेगी। वो सारे क्वेश्चन प्लस अगर हो सकता है तो 5 मार्क क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही आ जाए। क्लियर हो गया? कोशिश करूंगी एमसीक्यू फॉर्म में ही हो, ताकि सिर्फ सॉल्व करना आए, रिटर्न तो फिर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये 3rd एंड 4th। अब ये टेस्ट फ्राइडे या सैटरडे, देखो मैं इस स्टेज में फ्लेक्सिबल हूँ कि कौन सा दिन होगा, प्लीज बी कंफर्म। पर मैंने अगर एक दिन अनाउंस कर दिया तो उस डे को मतलब चेंज मत करना, ठीक है? आइदर फ्राइडे और सैटरडे, और उस दिन भी आपके होमवर्क चेक होंगे। तो आज का होमवर्क लिख लो। पेपर लेना है डीपीएस का सितंबर का, सेक्शन ए सेक्शन ई। अब जो क्वेश्चंस हमने चैप्टर्स नहीं किए हुए थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की, हमने ट्रायंगल्स नहीं किया, तो प्लीज उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना। वो कितने क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम? अगर ये कर रहे हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, या पूरी एक केस स्टडी होगी। उसके अलावा फिर सेक्शन बी में से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना? अब काम को टालना नहीं है हमने कि नहीं जी ये तो हमारा काम 5 क्वेश्चन ही रह गए, 10 क्वेश्चन रह गए। कोशिश करना कि कुछ ना कुछ उसकी जगह कर कर आओ। बात समझ में आ गई इतनी हमें? चलो अब ये आते हैं अंडर इन द सेम सेगमेंट। दिस इज योर होमवर्क। टेस्ट होगा चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ठीक है? सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि मैम सैटरडे को टेस्ट ले, तो आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा। अभी के लिए अनाउंस कर रही हूँ। क्लियर हो गया? और अगर मैम नहीं अनाउंस करते सैटरडे को टेस्ट ले लो, सबसे अच्छा दिन रहता है टेस्टिंग के लिए, राइट? और जो भी डाउट्स है 4 o'clock आओ, आफ्टर 6:15 स्टे फॉर 10 मिनट्स, अपने डाउट सारे कंफर्म अपने पूछ लो। बात क्लियर हो गई? चलो अब आते हैं, ये हमारे पास एंगल्स है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये यूज होगी बहुत ज्यादा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब बहुत नई चीजें हम पढ़ेंगे सर्कल में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सर्कल सबसे इजी टॉपिक है। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और इसमें से ही सबसे जरूरी जो हमें करना है, लिखो एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। कुछ और यूज होना हो, जहां पे डायमीटर दे दी ना, तो आप मानकर चलना कि कहीं ना कहीं एंगल इन अ सेमी सर्कल यूज हो जाएगा। क्या होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल? इज अ राइट एंगल। ठीक है, इसे लिख लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एरियाज ऑफ सर्कल में भी और इस चीज में भी ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है? तो ये ब्रॉडली आपने 9th में जो टॉपिक्स किए थे वो सब है ये। इसके अलावा किसी और को कुछ याद आता है 9th में किया होगा? हाँ, एक चीज और है। क्या? अच्छा, हमने सारे ना ट्रायंगल्स वगैरह तो स्टडी किए, लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसे आप यूज करोगे काफी बार, और लीनियर इक्वेशंस में भी एक ऐसा टॉपिक था जहां पे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स यूज किए थे, याद है ना? ऑपोजिट एंगल्स दिए हुए थे, दे आर क्या होते हैं? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? ऑल द फोर vertices are on the circle. All the four vertices of a quadrilateral are on the circle, then it's a cyclic quadrilateral. अच्छा, एक चीज इससे और याद रखना, अगर एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से पास करते हुए कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो? सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए। लिखो, ये रिजर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, ये लगती छोटी सी चीज है, but then this is one thing जो अगर रीजनिंग में आ गया ना तो समझ नहीं आता है, true या false. How many circles can you draw which can pass through point A? Infinitely many. लिखो, infinitely many. एक पॉइंट से पास करते हुए बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं. What about 2 points? 2 पॉइंट से पास करते हुए अगेन वी हैव infinitely many circles. ठीक हो गया? And when we talk about 3 points, only one circle. थ्री पॉइंट से पास करता हुआ सिर्फ एक सर्कल होता है, तो हर ट्रायंगल के पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुए ना. अब ये देखो, कॉन्सेप्ट जो है आपस में मैच कर रहे हैं, जो अब सारा कोऑर्डिनेट में मैंने आपको सिखाया था, सर्कम सेंटर लेकर ट्रायंगल का सर्कम सर्कल लेके सर्कम रेडियस लेके, वो यहाँ पे क्लियर होगा. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इनसे पास करता हुआ एग्जैक्टली 1 सर्कल ड्रॉ होता है, और वो यूनिक है, एक ही होगा, सबका एक ही होगा. अगर मैंने वो एक ट्रायंगल लिया है ना, मेजरमेंट सेम ली है, तो मैंने ड्रॉ किया वही सेम आपका आएगा, किसी का कोई फर्क नहीं होगा. ठीक है ना? लेकिन अगर मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स दे दिए, तो कोई इसको डायमीटर मानकर भी सर्कल ड्रॉ कर सकता है, कोई इसको कॉर्ड मानकर भी सर्कल ड्रॉ कर सकता है, और वो कॉर्ड है वो कहीं भी हो सकती है. टूवर्ड्स ज्यादा सेंटर के पास ले जाओ, ज्यादा मतलब आपने सेंटर ये ले लिया, आपने कहा ये कॉर्ड है, किसी ने कहा नहीं सेंटर मैंने ये रखना है, ये कॉर्ड है. समझ में आ गई? तो 2 के साथ बहुत सारे सर्कल्स, एक के साथ ऑफ कोर्स बहुत सारे सर्कल, लेकिन 3 के साथ एग्जैक्टली एक यूनिक सर्कल होगा. तो हर एक ट्रायंगल का, therefore every, ये ना आपकी लास्ट ईयर की बुक में था, every triangle has only one circumcircle. ठीक है? और सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होता है? क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल है, उसका सेंटर क्या नाम होता है? उसका सर्कम सेंटर. और सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखो ना, ये ए पॉइंट कहां पर होगा? किस पे लाई करेगा? सर्कल पर. ये बी पॉइंट भी सर्कल पे लाई करेगा, सी पॉइंट भी सर्कल पे लाई करेगा. तो जो सेंटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस. याद है ना, कोऑर्डिनेट में किया था, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, और इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस. समझ में आ गई? ट्रायंगल कॉर्ड्स बन जाती हैं, ट्रायंगल कॉर्ड्स बन जाती है सर्कल की. ट्रायंगल की साइड्स कॉर्ड्स बन गई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स, एंड हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर बनता है. बात क्लियर हो गई? इतनी चीजें याद कर लेना, ये थोड़ा सा रिलेट करना अपने कॉन्सेप्ट को, तो याद रहेगा और गलती नहीं होगी पेपर. ठीक है? और इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क के, या फिर आपके कोऑर्डिनेट में जो आपने अब तक करके आए चैप्टर 7 में, जिसमें मैंने सच में आपका बहुत सिर खाया था, इसमें सर्कम सेंटर क्या होता है, इक्वल इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम वर्टिसेस से, तो वो उन चीजों को अब याद रखो. राइट? क्लियर हो गया? सो एग्जैक्टली 1 सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. और जब एक सर्कल पर हमने 4 पॉइंट्स बना दिए, एक सर्कल पर हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, लेट मी से A B C एंड D. तो इन चारों पॉइंट्स को पता क्या बोलते हैं? देखो 3 से तो सर्कल बन ही जाएगा, हर क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल नहीं होता, हर ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बन जाएगा. साइड्स है, सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, सर्कल बन गया.
सो फॉर एवरी क्वाड्रिलेटरल देयर नेवर एग्जिस्ट वन यूनिक सर्कल जो सभी वर्टिसेस से पास करे। इसीलिए जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेंगे उन्हें हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मैंने कहा कि जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेंगे उसे बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये पॉइंट्स है ना ए बी सी एंड डी, इसे बोला कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स नहीं बोलते, 4 पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक बोलते हैं कि 3 तो सर्कल पे लाई कर ही जाएंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो सर्कल पे लाई कर ही जाएंगे किसी ना किसी तरह से, लेकिन अगर 4 लाई करें तब हम इन्हें बोलते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। इतना क्लियर हो गया। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जब हमने इन चारों पॉइंट्स को ऐसे पेयर में ज्वाइन किया, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको आप बहुत बार यूज करोगे क्वेश्चंस में, प्लस कॉन्सेप्ट्स में और सर्कल्स में भी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 2 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली वाली क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये बहुत बार यूज करोगे आप, ठीक है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो यही चीज प्रूव करनी होती है। मतलब पता क्या बात है, क्या प्रूव करने की बात है कि मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल दिया, आपके पास आपके बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है, डी है, कंपास है ना, और मैं कहती हूँ नहीं जी इसका सर्कल पास होगा कि नहीं होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, चलो उसका सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो उनको अपने टेक्निक से वो सर्कल सेंटर निकालेंगे, वो ड्रॉ करेंगे सर्कल। अब इसका और क्विक वे क्या होगा, आई कैन इजिली फाइंड ऑल द एंगल्स। एक कंपास या डी दी जाए तो चारों के चारों एंगल्स आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके दे दिया, चारों एंगल्स आप निकाल सकते हो। तो सबसे क्या होगा, आप कहोगे मुझे बी और डी का मेजर बता दो मैम, है ना। अगर दोनों का सम 180 है, 179 भी नहीं, इफ एग्जैक्टली 180 है तो वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ भी ड्रॉ ना करना पड़े, कोई कंस्ट्रक्शन ना करनी पड़े, आई हैव दैट क्वाड्रिलेटरल, आई हैव द मेजर ऑफ एंगल्स, आई कैन फाइंड इट्स अ साइक्लिक और नॉट। इतना क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यूज करते हैं, और इसकी एक सेकेंडरी सी प्रॉपर्टी है, आपने इस साइड सीडी को एक्सटेंड किया, ये एंगल क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये प्रूफ भी बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन इसको एज अ प्रॉपर्टी याद करते हो तो बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। प्रूव करना हो किसी को, कैसे करोगे बताओ? इसको प्रूव करना है, कैसे करोगे कि ये एक्स और एक्स इक्वल है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें, है ना। अच्छा, इसको मैंने y लिया, ये x प्लस वाई क्या है, ये x प्लस वाई क्या है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको x नहीं लेती, लेट मी टेक इट एज z, तो ये x प्लस वाई क्या है, 180। क्यों 180 है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। किसके ऑपोजिट एंगल्स है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट अबाउट y एंड z? ये क्यों है? लीनियर पेयर। तो ये y और y कॉमन हो गया, x इक्वल्स टू z। समझ में आ गया? ये एक सेकेंडरी चीज है जो हम यूज करते हैं, बट समटाइम्स इफ यू नो द प्रॉपर्टी थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसी एक प्रॉपर्टी और सिखाऊंगी, समटाइम्स डायरेक्टली वो क्वेश्चन में जब एंगल्स निकालने होते हैं डायरेक्टली उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो बुक में लिखी नहीं हुई है पर एग्जाम्पलर में दी हुई है। क्लियर हो गया इतना? आगे हम उसमें अब, है ना। तो आई थिंक मोर और लेस हमने सारा 9th का यूज कर लिया है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा। हाँ चलाओ भी, पिछले वाले बच्चों ने बंद किया था, चलाओ भी। अब आते हैं अपने 10th वाले सर्कल्स पर। 10th में सर्कल्स में 2 नई चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ सर्कल। अब मैंने यहाँ पर ये ए बी लिखा है, इसको आप क्या बोलोगे? कॉर्ड, ठीक है ना। कॉर्ड जो होती है वो क्या है? लाइन सेगमेंट। यूक्लिड ने कहा था एवरी लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन। तो लाइन सेगमेंट को हम लाइन बना सकते हैं, 9th में कहा था ना। तो अगर मैंने इसको लाइन बनाया, मतलब दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया, तो ये अब क्या बन जाती है? सीकेंट। इसको हम बोलते हैं सीकेंट। जो आप सीकेंट यूज करते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, सीकेंट ए सीकेंट बी, वो यही है। समझ में आ गया? राइट।
तो secant is nothing but an extended chord. ठीक हो गया? It's that means it intersects the circle at two distinct points. Intersects the circle at two distinct points. Secant is nothing but extended chord, intersects the circle at two distinct points. इतना क्लियर हो गया हमें? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट या कुछ नहीं करना है, या कुछ समझ में नहीं आया अभी तक? ठीक है, अब सीकेंट तो बहुत सारी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं. ये सेंटर लिया है हमने, है ना? तो इस सीकेंस को ना मैं मूव करती जा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैंने ये सीकेंट ली थी, इसको मूव कर रही हूँ, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, अगेन अगेन. तो एक पॉइंट पर आकर वो सर्कल को एग्जैक्टली टच करेगी एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. तो जहां पर वो सर्कल को टच करती है, टच किया फ्रॉम टी, तो वो बन जाती है टेंजेंट. तो जो आप ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट यूज करते थे, वो कॉन्सेप्ट यहीं से पिक किया गया है. समझ में आ गया? तो टेंजेंट विच टचेस द सर्कल at exactly one point. ठीक है, तो जो सीकेंट सर्कल को टच करना शुरू कर दे एक पॉइंट पर आकर, उसे बोल देते हैं टेंजेंट. दैट इज द सर्कल. या फिर इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. इंटरसेक्ट्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ये इंटरसेक्ट्स एट एग्जैक्टली वन पॉइंट बिकम्स अ टेंजेंट. इतना क्लियर हो गया? टेंजेंट और सर्कल सीकेंट में डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, नाम याद करने भी बहुत मुश्किल नहीं है. ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ सीकेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गिन करना. दो थ्योरम्स है, एक मेन एक्सरसाइज है, उसमें से गिने चुने हमारे क्वेश्चंस हैं, प्लस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो मैं आपको करवाऊंगी. मतलब ओवरऑल अगर देखो तो हफ्ते में खींच खींच के चैप्टर पूरा हो जाएगा. उसके बाद सिर्फ आपको दो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स रहते हैं, एरियाज और सरफेस एरिया वॉल्यूम, जो भी इजी है, बहुत मुश्किल वाले नहीं है इस बार. ठीक है, अब कोशिश ये करनी है कि जो भी चैप्टर्स कर रही हूँ उनकी रिविजन करो, और अक्टूबर एंड तक सिलेबस खत्म करके रिविजन स्टार्ट करें. ठीक है, तो बुक में ये सब मार्क करो. ओपन योर बुक. ये सिर्फ एग्जर्शन रीजनिंग में ना, रीजनिंग में आएंगी चीजें. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू अंडरलाइन. आपकी अगर पुरानी वाली बुक है तो पेज 206, नई वाली बुक है तो बोलो भाई. चैप्टर 10 है ना सर्कल्स का, 147. तो सर्कल्स के नीचे ये तीन फिगर दी हुई है ना. एक फिगर जो है, एक लाइन बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पी क्यू बिल्कुल बाहर है सर्कल के, और एक में वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स ए एंड बी, तो वो बन गई सेकंड केस में सीकेंट, और थर्ड केस में हो गई ए पॉइंट पर टच कर रही है, तो पी क्यू बिकम्स द टेंजेंट. ठीक है, तो टेंजेंट टू अ सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है, लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. टचेस द सर्कल बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली उसने कहा इंटरसेक्ट कर रही है एग्जैक्टली वन पॉइंट पर. ठीक है, अंडरलाइन कर लो, वर्शन रीजनिंग में आएगा. अब आते हैं, चलो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, बोल्ड में लिखा हुआ है ना, बोल्ड लेटर्स में. टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. अच्छा, जहां पर वो ओनली वन पॉइंट लिखा है ना, ये वाला, ये पी क्यू टेंजेंट है. जिस पॉइंट पर टच किया उसने, उसे पॉइंट ए कहा, और उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. द पॉइंट वेयर द टेंजेंट
टचेस द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे लिखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे सिर्फ बोला जाएगा, बार बार समझाया नहीं जाएगा होता क्या है। तो ना लास्ट में देखो एक लाइन भी लिखी हुई है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ अ सीकेंट। बोल्ड में ना जहां पे ये टेंजेंट टू अ सर्कल करके लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, which when the two end points of its corresponding chord coincide। ये रीजनिंग में कहीं ना कहीं आएगा। नई बुक है किसी के पास? पेज नंबर 145, लास्ट लाइन लिखी हुई है ना बोल्ड में, इसको अंडरलाइन कर लो। ये रीजनिंग में कहीं ना कहीं दे सकते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई दो क्वेश्चन है दर्शन रीजनिंग है, उसमें क्या आएगा कुछ नहीं बोल सकते, बट इफ समटाइम्स दिस लाइन कम्स, tangent is a special case of a secant when the two end points of its corresponding chord coincide। समझ में आ गई इतनी बात? अब आते हैं सर्कल पे कितने सारे पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। और टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट पर आके टच कर रही है, तो एक सर्कल को कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, लेकिन एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी? एक। सो देयर इज एग्जैक्टली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल में पेज 145 पर ही मिडिल वाला पैराग्राफ है, लास्ट बोल्ड में लाइन लिखी हुई है, there is only one tangent at a point of the circle। इसमें MCQs भी आते हैं। समझ में आ गया? और उसने फिगर भी बनाई हुई है कि एक पॉइंट पे इसको पास करते हुए ऐसे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की एग्जैक्टली, लेकिन जब ये लाइन इस तरह से जाएगी तब वो बन जाएगी टेंजेंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट में है, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। टू अ सर्कल, एक सर्कल पर, एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती हैं एट अ टाइम? बेटा एट अ टाइम तो है ना, at one time I can have only two parallel tangents। अब बहुत सारी टेंजेंट्स तो होगी पर लेकिन उनमें से सिर्फ दो दो के पेयर्स में ही वो पैरेलल होंगी, थ्री नहीं पैरेलल हो सकती। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में एक्टिविटी 2 दी हुई है ना, उसमें P डैश Q, P Q, P डबल डैश Q डबल डैश, देखो फिगर देखो प्लीज अपने बुक्स में। ये चीजें बहुत जरूरी है वर्शन रीजनिंग में, +1 मार्क क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा है। अच्छा एक ना बुक थी जो मैंने ना एग्जर्शन रीजनिंग की ग्रुप में डाली है, किसी स्कूल में शेयर हुई थी, इसको देख लेना, उसमें काफी क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सभी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दिख रहा है ना भैया? अब ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है ना? व्हाट आई वांट यू टू शो दिस एक्टिविटी 2, पेज 146 पे आपको दिख रही है ना ये, ऑन अ पेपर ड्रॉ अ सर्कल, सो वी हैव ओनली टू टेंजेंट्स व्हिच आर पैरेलल एट अ टाइम। दो टेंजेंट्स पैरेलल होंगी, मतलब अगर मैं इसको देख रही हूँ तो इसके पैरेलल में मुझे एक और टेंजेंट दिखेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट देख रही हूँ तो इसके पैरेलल में मुझे सिर्फ एक और टेंजेंट दिखेगी। बात समझ में आ गई ना? ऐसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का है, टेंजेंट इज सेट टू टच द सर्कल एट एग्जैक्टली एट अ कॉमन पॉइंट, राइट? और इसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट वाला बात, ठीक, इतना क्लियर हो गया? So at a point at a time there are only two parallel tangents which can be drawn to a given circle। और अगर एक secant ड्रॉ करते हैं उसको कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है? टू ही होंगी ना, एक secant हमने ली, उसको तो मैं दो ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये तीनों पैरेलल होगी, उसमें से एक secant होगी और दो टेंजेंट। secants तो बहुत सारी पैरेलल हो सकती है, 3 मोर देन 3 4 5, लेकिन secant और टेंजेंट अगर पैरेलल होंगे तो एक secant को एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। ठीक हो गया? चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा इसका थ्योरम, जिसका प्रूफ भी ना उसके जैसा ही है। लिखो, एक लाइन दो लाइन का, ये टेंजेंट है, ये सर्कल है ना, इस पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की, इसका एक सेंटर लिया सर्कल का, PQ इज द टेंजेंट, A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, OA को क्या बोलोगे? रेडियस। ठीक है, और जो ये
ओ ए क्यू एंगल बना, वो बना रेडियस और टेंजेंट के बीच में, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Radius and tangent are perpendicular at the point of contact। और थ्योरम 10.1 पर आ जाओ आपकी बुक में, उसकी डेफिनेशन देखो क्या दी हुई है, बहुत इजी प्रूफ है, रट्टा ही मारना है इसको। तो डेफिनेशन क्या दी हुई है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to radius to the point of contact। The tangent at any point of a circle is perpendicular to radius through the point of contact। ठीक है, थ्योरम 10.1 इसका प्रूफ आएगा, इजी सा प्रूफ है। अब कैसे लिखना है इसको, तो सर्कल ड्रॉ करो, प्रूफ थ्योरम 10.1। जिसमें गिवन हमें क्या होगा, सर्कल सेंटर ओ, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वही मैं एक्स पाई ले लेती हूँ, दैट इज इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। और यहाँ से ये पी, थोड़ा सा मेरा प्रूफ अलग होगा बुक से, ठीक है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होगा। गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक्स वाई इज द टेंजेंट, P is the point of contact। ठीक हो गया इतना। टू प्रूव OP is perpendicular to x। तो मुझे प्रूव करना है ना कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर उसको रेडियस से ज्वाइन कर दिया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और वहीं पे बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ। इतना लिख लिया सबने, पहले प्रूफ देख लो उसके बाद लिखना। थोड़ा वांट टू एक्सप्लेन, एक बार देख लो, क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा सा ना ऐसे ही है, एजर्शन जैसे हम करते हैं ना, जंक्शंस लेके करते हैं वैसा है। तो हमने कहा मान लो P तो पॉइंट लिया हमने, ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया एक्स वाई पर जिसको मैंने नेम दिया Q। तो मैं लिखूंगी लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन P, कि P के अलावा कोई भी पॉइंट लिया है Q पर। P कौन सा पॉइंट था, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो टेंजेंट पर भी है, और कहाँ होगा, सर्कल पर। तो P के अलावा ऐसा पॉइंट जो दोनों पर है, उसके अलावा मैंने एक और पॉइंट लिया Q। समझ में आ गया, ये पॉइंट Q ले लिया। अब मैंने कहा कि लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन P एंड आई ज्वाइन OQ। OQ को हमने ज्वाइन कर, इतना क्लियर है, यहां तक लिख लो। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल सा प्रूफ आएगा इसका। क्लियर हो गया, Q बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन P ज्वाइन OQ। इंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अजम्पशन ही ले रहे हैं ना। ठीक है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उसे मैंने ले लिया पॉइंट R। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट किया उसे ले लिया पॉइंट R। सर्कल अभी ड्रॉ नहीं है, ऐसा नहीं अलग अलग होगा। ठीक है, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। ठीक है,
R is a point on the circle. Therefore, OP is equal to OR. क्या है ये? Radii of the same circle. ठीक है, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, तो कैन आई से OQ विल बी मोर देन OP? जो ये डिस्टेंस OQ है रेडियस से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना? अब ये बात समझने वाली है, देख लो इसको, बाद में लिख लेना। वो कहता है ऐसा हर टाइम होगा, दिस विल हैपन कि OQ जो है वो OP से हर बार बड़ा होगा, ठीक है, जब तक OP और OQ या P और Q कोइंसाइड ना करें। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? दिस विल हैपन एट एवरी पॉइंट ऑन XY अदर देन P, कि P के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे, Q को कहीं भी लोगे, कहीं भी शिफ्ट कर दो, तो वो हमेशा OP से बड़ा होगा। P के अलावा Q को कहीं भी रखो XY पर, वो हमेशा OP से बड़ा होगा। उसे आप यहाँ पे रख दो, उसे आप यहाँ रख दो, उसे आप यहाँ रख दो, वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना? और यहां से हम कंक्लूड करते हैं, therefore OP is the shortest distance between the center and the tangent, कि OQ हमेशा बड़ा होगा, और इसके लिए हम कहते हैं OP is the shortest distance, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। Since perpendicular is the shortest distance, ठीक है, therefore OP is perpendicular to XY, hence proof। बस इतना सा लिखना है, तो ये रट्टा मारने वाला ज्यादा है, समझने वाला ज्यादा है, प्रूफ के एस्पेक्ट इसमें स्टेप्स नहीं। बात समझ में आ गया? आपने कहा Q पॉइंट लिया टेंजेंट पर, OQ हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, वो हमने बता भी दिया, क्योंकि देखो ये RQ एक्स्ट्रा है इसमें, और ये तब तक होगा जब तक P और Q कोइंसाइड ना कर जाए, है ना? या फिर ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट Q एक्सेप्ट P, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और therefore OP is perpendicular to XY, hence theorem proved। समझ में आ गया इतना? अब इसके साथ रिमार्क्स में लिखे हुए हैं, है ना, उस रिमार्क्स को पढ़ लो। By theorem above, we also conclude that any point on a circle, at any point on a circle, there can be only one and one tangent. हर एक पॉइंट पर एक ही सर्कल होगा, एक ही टेंजेंट होगी। The line containing the radius is also sometimes called normal to the circle at that point। ये काफी है, बस एक रेफरेंस बेस यूज कर लेना, बुक में लिखा हुआ है, ऐसे से यूज नहीं करते। नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर को बोलते हैं हमेशा, किसी एक पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो ये साइंस का कॉन्सेप्ट भी है आपका साथ साथ। चलो आ जाओ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कैन हैव इनफाइनाइट मैनी, एक पॉइंट पे एक सर्कल, एक सर्कल को तो बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। A tangent to a circle intersects it in exactly one point। इसको लिख दोगे आप exactly one point। A line intersecting a circle in 2 points is called a tangent। A circle can have 2 parallel tangents at the most। The common point of a tangent to a circle and circle is called point of contact। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो करो इसको, इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3।
a tangent PQ at a point P of a circle। अब इसको ध्यान से करना क्योंकि कुछ भी चेंज हुआ तो आंसर चेंज होता है, और ऐसा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना मेरे साथ। PQ is the tangent at point P, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो P है, लिखा हुआ है P, है ना, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, तो आप सेंटर पॉइंट लोगे और वहां से रेडियस ड्रॉ कर दोगे, है ना, और रेडियस आपने ओपी ड्रॉ करना है। अच्छा, ओपी रेडियस ड्रॉ कर दिया तो ये क्या लिखोगे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू PQ, एंगल OPQ इज 90 डिग्री। MCQ में ही आएगा, ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इतना लिखना नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि ये 2 नंबर में आ जाए आपके पास, ठीक है। सो दैट OQ, ये OQ की लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, OQ क्या है, एक ट्राइंगल बना ना, कौन सा ट्राइंगल बना, OPQ, राइट एंगल ट्राइंगल बना, उसमें OQ क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो 13 नहीं लिखना। बात समझ में आ गई बात, ये इसमें बस यही ध्यान रखने वाली बात है, हर बार आपको ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था कि 3, 4, 5 जरूरी नहीं है, 3 और 4 दिया तो 5 ही होगा, 4 समटाइम्स दे गिव अस द हाइपोटेन्यूज एंड देन दे से सॉल्व करो। हमें लगता है 3, 4, 5 है, चलो जी क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ गई, ध्यान रखना, ये एक लॉट का क्वेश्चन है, आपने इसमें करना है PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज OQ स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे OP जो है वो 5 का स्क्वायर आएगा, और PQ की जो वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। कितना क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन नंबर 4, जब तक हमें कंस्ट्रक्शन थी तो ये आता था क्वेश्चन, अब कंस्ट्रक्शन नहीं है तो नहीं भी आएगा, ठीक है, तो ये फिलहाल अभी नहीं करना। हाँ, दी हुई है, दी होगी हमेशा बुक में, देखो दी होगी, देखो 2 तो देनी चाहिए ना कम से कम, तभी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जब भी हमने टेंजेंट की बात की, देखो एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया, अब 10.2 स्टार्ट करेंगे, उसमें भी एक थ्योरम है, बहुत सिंपल सी है, वो तो बैठे बैठे ऐसी प्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट जो है ना वो प्रैक्टिकली यूज होने वाले हैं MCQs में, उसे अच्छे से याद करना है। एक सर्कल लिया, है ना, कहते अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, कोई भी पॉइंट लिया जाता है सर्कल के अकॉर्डिंगली, इफ आई टेक अ पॉइंट, दिस इज द सेंटर O, तो O के अलावा मैंने कोई भी पॉइंट लिया विच इज इनसाइड द सर्कल, है ना, अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अब इस पॉइंट से कोशिश करो टेंजेंट ड्रॉ हो, तो हो पाएगी। इफ आई टेक अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इस पॉइंट P से पास करती हुई आई से ड्रॉ टेंजेंट, तो कर सकते हो, नो, सो देयर कैन बी नो टेंजेंट which can be drawn from a point which is inside the circle. Now, if I take point P on the circle, point P on the circle, तो कितनी tangents draw होगी, exactly 1। अब इसी पॉइंट को हम कहा ले लेंगे, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, तो इस पॉइंट से कितनी tangents draw होंगी, 2, समझ में आ गया। So from a point which is outside the circle, exterior of the circle, 2 tangents can be drawn, बस इतना सा और याद करना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स और टचिंग वाले सर्कल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में आफ्टर एवरी पूरा चैप्टर करने के बाद करेंगे, अभी के लिए इतने से ही क्वेश्चंस करने हैं, इसमें इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें थ्योरम भी आती है ना, हमारी छोटी सी थ्योरम है नेक्स्ट 10.2, तो जो नेक्स्ट पेज है ना, आपका पेज नंबर कौन सा है, 148, वो सारा यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको भी 3 में करवाया है। ये असर्शन रीजनिंग में MCQs में एक एक क्वेश्चन आ जाता है इसका, इफ समटाइम्स बोर्ड्स में भी, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो ये पॉइंट P है, एक्सटीरियर में है, अब क्योंकि टेंजेंट है तो कहीं ना कहीं सर्कल को टच करेगी, तो लेट मी से दिस इज पॉइंट A, जहां पे टच किया ना एक टेंजेंट ने उसे पॉइंट A कह दिया, मान लो ये वाला पॉइंट मैंने B कह दिया, ठीक है ना, तो ये P है ना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कभी पूछा जाए ना लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, देखो जब वो टेंजेंट एक लाइन है तो उसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, अगर मैंने उसको ऐसे ड्रॉ किया है, आई कैन नॉट फाइंड दैट लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट,
लेकिन जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है कि एक पॉइंट फिक्स करके वहां से ड्रॉ किया, तो लेंथ क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करके जहां पे उसने टेंजेंट को, जहां पे उसने सर्कल को टच किया है। सो पी ए इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, मतलब वो सेगमेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक गई है, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कभी कहा जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 43 या 4 सेंटीमीटर, तो आपको पता है आपको एपी वो 4 दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, इसलिए कह रही हूँ ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आप ये ना कहो कि ये वाली लेंथ मैंने ले ली मैम, ये ए बी दी हुई है, या इसको ले लो, लेट मी से दिस इज एक्स वाई इज 4। ये लाइन है, लाइन की लेंथ नहीं होती, लेकिन हमने उसको सेगमेंट फॉर्म में दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया तब उसकी लेंथ होगी। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। चलो अब इसका सबसे नेक्स्ट वाला जो रूल आएगा, पढ़ो उसको, लिखो। नेक्स्ट वाली थ्योरम बहुत इजी वाली है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने लिया सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट से सर्कल को ड्रॉ की। अब ये कहते हैं इन दोनों के बारे में ना हम क्या बोल सकते हैं। सो लेट मी टेक दिस एक्सटर्नल पॉइंट P, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A और B पर, इसका एक सेंटर होगा, है ना। तो हमारे पास जो थ्योरम है, जो रूल है, वो कहता है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मैं सिर्फ फिगर ड्रॉ करूंगी, प्रूव आप अपने आप कर दोगे। सर्कल में गिनकर दो थ्योरम है, जैसे सिमिलैरिटी में दो चीजें थी, ट्राइंगल्स में डीपीटी सिमिलैरिटी, सर्कल्स में गिनकर दो चीजें हैं, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट, वही ये जो है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, और एक क्या थी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ये दो मेन चीजें हैं जो सर्कल में आएगा, मुझे इसे प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, ओ और ए को ज्वाइन कर दिया। क्यों किया मैंने ओ और ए को ज्वाइन, क्योंकि हम थ्योरम पढ़कर आए हैं 10.1, क्या होती है वो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे ही ओ और बी को ज्वाइन कर दिया, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और फिर मैंने ये ओ और पी को ज्वाइन कर दिया। प्रूव कर सकते हो, मैं गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं लिखा रही हूँ, डायरेक्टली प्रूव करूंगी। मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव है AP इज इक्वल टू BP। कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल OAP लिया, 90 डिग्री बीच में लेते हैं ना, एंड ट्राइंगल OBP। पहले वाला क्या रूल लेंगे, OA इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरी चीज, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। यहाँ पे ईस्ट 90 डिग्री तो है, लेकिन क्यों है वो लिखना है, रेडियस एंड टेंजेंट। देखो एक ही थ्योरम छोटी सी, अगर ये आ गई तो पूरा लिख दो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और क्या लेंगे फिर, कॉमन कौन सा है, OP इज इक्वल टू OP। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल OBP से, कौन से रूल के साथ, ये लिया, ठीक है, ये लिया, और ये, सो वी हैव RHS। इसके एक नंबर होते हैं, कट जाते हैं। SAS नहीं बोलना, प्लीज बी वेरी केयरफुल। राइट एंगल ट्रायंगल में या SAS लगता है या RHS लगता है, यहाँ पे आप SAS नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने टेंजेंट को इक्वल प्रूव करना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें SAS आराम से लगेगा, क्योंकि आप कहोगे टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो OA PA इज इक्वल टू 2। जहां पे थ्योरम प्रूव करनी है वहां पर आपने RHS लगाना है, बाद में जो मर्जी लगाओ। समझ में आ गया। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP, CP CT, tangent and therefore tangents from external point are equal in length। अब आता है मेन काम जो हम MCQ के लिए करेंगे इस क्वेश्चन पे देखकर, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया ना, टेंजेंट्स तो इक्वल लेंथ है, याद भी हो जाएगा, AP और BP आपस में इक्वल है, राइट। अब ये फिगर दोबारा से ड्रॉ करो, क्योंकि जो हम चीजें लिखेंगे ना वो MCQ में यूज होगा, और यहाँ पे सारा रिमार्क्स में दिया हुआ है, ठीक है। आपके पहले 2-3 क्वेश्चंस ना NCERT के वही है। बस आज ये रूल करवाएंगे, कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे,
और उसके बाद एक्सट्रा करवाऊंगी। ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए, एंगल बी भी है 90 डिग्री। ठीक है, अब इस चीज को समझ लेना, क्वेश्चंस में यूज भी होगा ये, और आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, ये चीज यूज करेंगे हम, जो मैं अभी करवा रही हूँ। ओ ए पी बी, क्या बोलेंगे इसको? ओ ए पी बी, कितनी साइड्स है इसकी? 4। 4 साइडेड क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, है ना? तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब आगे क्वाड्रिलेटरल तो है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? इसके दो एंगल्स के बारे में आई एम वेरी श्योर, 90 90, है ना? और वो दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी ऑपोजिट है, ठीक है ना? तो इसको सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे? साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये हमेशा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा, दो टेंजेंट्स और दो रेडियस के साथ मिलकर जो बना है, हमेशा। नहीं, पी तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना बेटा। साइक्लिक मतलब इस सर्कल के अलावा कोई एक ऐसा सर्कल और होगा जो इन चारों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना? ये तो सर्कल के साथ टेंजेंट बनी है, लेकिन अगर मैं इस सर्कल को हटा दूं तो आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो चारों पॉइंट से पास करेगा। अब मुझे मत कहना प्लीज, यहाँ तो नहीं बनेगा, ठीक है? बहुत टेढ़ा मेढ़ा सी फिगर बनेगी, राइट? एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना? ये सर्कल तो है ही है, लेकिन अगर इस सर्कल के अलावा इस एक कोऑर्डिनेटर को हम चेक करते हैं तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इन चारों से पास करेगा। आपको क्या करना है? सभी के ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो, सेंटर बन जाता है, एंड सेंटर से देन यू कैन लोकेट द सर्कल। 4 साइड्स है ना, चारों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो, वो हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना? अगर साइक्लिक है तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और देन यू कैन फॉर्म द सर्कल। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज है, देखो ये तो मुझे दो एंगल्स पता ही है, 90 90 है। अब बाकी दो एंगल्स कौन से है? एंगल एओबी और एंगल एपीबी। एक है दो रेडियस के साथ बना हुआ एंगल और दो टेंजेंट्स के साथ बना हुआ, इसको हम 180 डिग्री कहते हैं, और इस पे क्वेश्चन आता है। आपको कहा जाएगा कि ये एंगल गिवन है, फाइंड दिस एंगल। मान लो मैंने कहा कि दिस एंगल एपीबी इज 40 डिग्री, और कहा जाएगा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एओबी। ये डायरेक्टली एमसीक्यू आया हुआ है, ऐसा समझ में आ गया? ये बिल्कुल एमसीक्यू बुक में क्वेश्चन है, फिगर नहीं ड्रॉ करके दी जाएगी, आपको कहा जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, द टू टेंजेंट्स मेक दिस एंगल, फाइंड द एंगल मेड बाय द टू रेडियाई। समझ में आ गई बात? ये फिगर नहीं ड्रॉ की जाएगी, पूरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, बट देन इफ यू कैन फिगर आउट तो डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं करनी होगी, वी कैन फाइंड आउट। और ये चीज कंस्ट्रक्शंस में हम यूज करते थे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अनदर नेम दैट वी कैन गिव टू दिस कोऑर्डिनेटर इज काइट। ओएपीबी को हम काइट भी बोलते हैं, पता है ना काइट क्या हो ना? ये जो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये जो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। समझ में आ गया? लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल, एग्जांपल 3 में हम यूज करेंगे। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल, ठीक है? एक छोटी सी चीज और जो करनी है, जो टेंजेंट्स होती है ना, जो इक्वल टेंजेंट्स होती हैं, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सर्कल। एक ना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते थे, इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सर्कल। इसे प्रूव भी कर सकते हो, मतलब जो आपका ये वाला एंगल है ना, वो आपस में इक्वल है। कौन से वाले एंगल? एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। आपने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किए ही थे, तो ये दो एंगल्स भी तो इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई? ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए। बात क्लियर हो गई है? ठीक है ना? इनका मेजर जो मर्जी हो आपस में, ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एपीबी। ओपी क्या है? लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो हम ले लेंगे एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। और इन अदर वर्ड्स, एक चीज याद रखना, ट्रायंगल ओएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबी। क्लियर हो गया इतना? अब जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये है कि 1
टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ, लिखो, अ टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 degree with the line joining the external point and center. A tangent makes an angle of 30 degree, लिख लो, a tangent makes an angle of 30 degree with the line joining center and external point. Or a tangent is inclined at 30 degree to the circle. ठीक है? Find the measure of angle AOB. ये MCQ में आता है, कुछ नहीं है, ठीक है? तो बस ये 30 डिग्री है, MCQ में है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि प्रूव करें, आपको पता है ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 120 क्यों होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, 180 माइनस, समझ में आ गया, दिस विल बी 120। बात क्लियर हो गई? ये कल क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, प्रॉपर्ली करवा दूंगी, बट ये रूल आपको याद करने हैं, ठीक है? तो टुमारो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.2 और एग्जाम्पल।